तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमने क्या टॉपिक लास्ट पढ़ा था। तो इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हमने देखा था कि अगर हमारा जो सेल है वो क्या काम कर रहा था, वो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी। केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन यानी दो सॉल्ट के बीच में या दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में या एनोड और कैथोड के बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, वो सब केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये प्रोसेस हमारी किसके अंदर हो रही थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारी ये प्रोसेस होती है। ध्यान रखें बच्चों, ये किसकी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसकी उल्टी होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड कराते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि इनमें प्रोसेस उल्टी हो रही है। तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड भी चेंज हो जाते हैं, इसकी प्रोसेस भी चेंज हो जाती है, इसकी रिएक्शंस भी चेंज हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो सेल है वो किस टाइप का है। तो ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जिसमें हो रही हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, उसकी उल्टी है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होना है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर। दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक साइड से इलेक्ट्रोड से मूव करेगा और दूसरी साइड पे डिपॉजिट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म मतलब पानी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया, उसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्व फॉर्म बोलते हैं। और मोल्टन फॉर्म क्या होती है? उसको मेल्ट करके, टेम्परेचर बढ़ा करके हम उसको मेल्ट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन होता है वो या तो मोल्टन स्टेट में होगा या फिर डिसॉल्व स्टेट में होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से समझते हैं कि किस टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले एक चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड डिपोजिट इलेक्ट्रोलाइट में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हमने लिया है या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। और ये दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जिसका कनेक्शन हमने इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया। यानी यहाँ इस वायर की हेल्प से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये जो सेटअप है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है। अब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल, हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया है, यानी नमक का एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है और उसका हमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस उसकी देखनी है। और तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन होंगे और वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी वो हम देखेंगे। NaCl को अगर इलेक्ट्रिसिटी इस पर अप्लाई की जाए तो NaCl क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। इसका मतलब यहाँ जो एक्वस सोल्यूशन है वो उसमें NaCl जो है वो किस फॉर्म में है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इस फॉर्म में वो क्या है पूरे सोल्यूशन में फैला हुआ है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, ये एनोड लेफ्ट साइड में हमारा एनोड है और राइट साइड में हमारा कैथोड है। तो ये जो आयंस हैं Na और Cl आयन जो हैं वो अब मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो कौन सा आयन किस साइड जाएगा वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारा एनोड होता है वो एनोड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर एनोड जो है वो क्या है हमारा पॉजिटिव और कैथोड जो है वो है हमारा निगेटिव। ठीक है, अब देखो अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा निगेटिव वाला आयन यानी Cl आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो Cl जो है वो धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट होंगे, ये धीरे धीरे हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे इस एनोड पर। और क्योंकि कैथोड जो है वो यहाँ पर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव आयन यहाँ कौन है, सोडियम। तो सोडियम धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड पर। धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी और हमें दो हाफ रिएक्शन मिलेंगी। तो हाफ रिएक्शन में एनोड पर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये मॉल्टन लिया है हमने, एक्वस सोल्यूशन नहीं लिया है। अगर हम इसको मानते हैं कि ये मॉल्टन स्टेट में है तो मॉल्टन स्टेट में जो हमारा एनोड पर है वो कौन डिपॉजिट हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस क्या लेकर के, इलेक्ट्रॉन लेकर के वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। ध्यान रखें ये प्रोसेस तभी होगी जब NaCl जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, एक्वस स्टेट में ये चेंजेस हो जाते हैं। कैथोड पर जो Cl है 2 आयन नेगेटिव, तो 2Cl इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इस कन्वर्ट हो जाते हैं Cl2 यानी क्लोरीन गैस में। तो ये हमारी दो हाफ रिएक्शन है जो एनोड पर और कैथोड पर हो रही हैं। तो हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड करने पर यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन जो है वो शुरू हुई है। तो केमिकल रिएक्शन शुरू हुई है, इसीलिए किस टाइप का सेल हो गया हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। So the device in which the process of electrolysis is carried out is called electrolytic cell। मतलब वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरिड आउट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइट ये जो हमने सोल्यूशन लिया है चाहे मॉल्टन स्टेट में हो चाहे एक्वस स्टेट में हो, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वायर्स हम देख रहे हैं ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड करने के बाद ही शुरू होगी। एंड 2 मेटालिक रॉड्स कॉल इलेक्ट्रोड, और 2 मेटालिक रॉड लेनी है जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक कैथोड है और एक एनोड इलेक्ट्रोड है। तो ये पूरा सेटअप किसका है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम जानते हैं बच्चों क्या है कि आयरन मेटल पर
जिंक मेटल की लेयरिंग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से की जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमने देखा था सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड इसमें डिप होते हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं और दो मेटालिक इलेक्ट्रोड इसमें डिप हैं। अब क्या होगा, इसको हमें इलेक्ट्रोलाइट में, अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जिस टाइप का हम गैल्वेनाइजेशन अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो जिसकी हमें लेयरिंग करनी है, जिसकी हमें लेयर चढ़ानी है, उसी टाइप का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो क्योंकि हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, तो ये जो हमारा कैथोड है वो यहाँ पर आयरन का कैथोड है, Fe का कैथोड है, क्योंकि आयरन पर हमें क्या करना है, जिंक की लेयर चढ़ानी है। तो आयरन का कैथोड है और एनोड हमारा किसका है, जिंक का, और सोल्यूशन भी हमारा किसका होगा, जिंक का ही सोल्यूशन होगा, जैसे जिंक सल्फेट, ZnSO4 हमने क्या ले लिया, हमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, और इसका जो कनेक्शन है वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हमने किया हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट्स में से सोल्यूशन फॉर्म में है और इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद इस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, और वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होगी, यहाँ से जो जिंक है, क्योंकि ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल धीरे धीरे इस सोल्यूशन में क्या आएगी, वो रिलीज होगी। जिंक जो है, जिंक की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो जिंक की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी है। तो ये इस एक्सेस जो जिंक है वो उसको कहीं ना कहीं उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जिंक भी वहाँ पर आयनिक फॉर्म में है, ये भी जिंक आयनिक फॉर्म में है, तो वहाँ जिंक +2 की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गई है। तो धीरे धीरे ये जो हमारा जिंक Zn+2 है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारा मेटल के ऊपर, इस आयरन मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और इस पर इसकी लेयरिंग आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट हो रही है। अब इसमें क्योंकि धीरे धीरे जिंक यहाँ से कम हो रहा है, तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो हमारा एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड था वो कुछ समय बाद क्या होता है, वो पतला हो जाता है। पतला क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपने सारी कंसंट्रेशन तो सोल्यूशन में दे दी है वो, और उसकी जो मेटेलिक आयंस हैं वो क्या होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोड भी पतला होता जाएगा और धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो हमारा कैथोड वाला इलेक्ट्रोड था, क्योंकि उस पर उस मेटल की लेयरिंग होती जा रही है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है। तो थिक होने का मतलब है कि यहाँ से जो एक्सेस कंसंट्रेशन थी वो धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट हो गई, क्योंकि लेयरिंग हुई है उसकी, तो वो लेयरिंग की वजह से क्या हो गया है, थोड़ा सा थिक हो गया है। तो एनोड जो है वो धीरे धीरे थिन होता जाता है और जो कैथोड है वो धीरे धीरे थिक होता जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस है, और ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो फेराडेज ने दिए थे, जिनको हम फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। उन्होंने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। According to first law of electrolysis, the mass deposit on the cathode is directly proportional to the charge passed on it। यानी अभी हमने इससे पहले प्रोसेस देखी थी कि धीरे धीरे जो हमारा एनोड है वहाँ से ये जो इलेक्ट्रोलाइट था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पतला हो रहा था, और
क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो उससे जो आयंस है कंसंट्रेशन है उससे कम हो रही है, ये धीरे धीरे पतला हो रहा था और वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा था, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद जो मास है उसके आयंस हैं जो वो कहाँ है, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसी से ही रिलेटेड फैराडे ने अपना पहला लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि कितना मास इस पर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उस पर अप्लाई की जा रही है, यानी मास डिपॉजिट ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड टू द सर्किट। मतलब जितना भी सेल को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है या उसके इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है उसके बेस पर ही मास जो है वो डिपॉजिट होगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब m इज क्योंकि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q एंड m इज इक्वल टू इस, हम जानते हैं q इज इक्वल टू चार्ज, q बेटा चार्ज है यहाँ पर, और q इज इक्वल टू क्या होता है I t। तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IT। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट लगाया है ZI T। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, वेयर Q is equal to quantity of electricity, I is equal to current in amperes, T is equal to time in second, and Z is equal to electrochemical equivalent constant। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, द मास ऑफ द सब्सटेंस liberated at the electrode is directly proportional to the charge या quantity of charge or electricity passed through the electrolyte. So the mass of a substance liberated at electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अगर दो इलेक्ट्रोड या दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के साथ सीरीज़ में जुड़े हुए, सीरीज़ में बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट सेल हमारा ये है, यानी इसके अपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड को और इलेक्ट्रोड्स होंगे कैथोड पर या एनोड, फिर सेकंड है या और भी इससे ज़्यादा भी और भी हम जोड़ सकते हैं, वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सीरीज़ में मतलब जो कनेक्शन इसमें है वही जो करंट इसमें है वही करंट जो है वो इधर भी फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो डिपॉजिट होने वाला जो मास है वो कितना डिपॉजिट होगा, ये बताता है हमको सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इंडिविजुअल सेल पे कितना जो मास है वो डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो एक दूसरे से सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तब उन पर कितना मास डिपॉजिट होगा वो हम सेकेंड लॉ से निकालेंगे। तो व्हेन सेकेंड लॉ, अब क्या है सेकेंड लॉ, कि जब
दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हैं एक दूसरे के साथ सीरीज़ में डिपॉजिट होते हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं, तो उन पे डिपॉजिट होने वाला जो मास है वो उसका रेशियो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through different electrolytes connected in series, then masses of substance liberated at the electrode are in the ratio of their chemical equivalent masses. यानी मासेस ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रोड कॉपर का है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा एजी का है, तो उनका कितना मास डिपॉजिट होगा, यानी मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के वो क्या होता है, इक्वल होता है। इट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय फैराडे। तो हमने देखा किस तरीके से फैराडेस ने अपने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की हेल्प से ये बताया कि कितना मासेस जो है वो इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल सेल के लिए हो, चाहे वो सेल यानी बैटरीज के लिए हो। बैटरी मतलब जब बहुत सारे सेल्स आपस में जोड़ दिए गए हों, जैसे ये वाली कंडीशन जो है वो बैटरी के लिए ही होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज से जुड़े हुए हैं। फैराडे लॉ पर बेस 2 नंबर का न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है, और फैराडे लॉ से इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि फैराडे लॉ तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। तो इस पर फोकस ज़्यादा करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। 2 मार्क्स का या कभी कभी 3 मार्क्स से भी पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो 2 मार्क्स के ही होते हैं। तो 2 मार्क्स का जो ये न्यूमेरिकल है वो हर बार आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2-3 न्यूमेरिकल हैं और उन्हीं से ही रिपीट करके आ जाता है, तो हमें उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो for how long a current of 1.5 ampere has to be passed through the electrolyte in order to deposit 1 gram of aluminium when the electrode reaction is Al plus 3 electron it gives aluminium। मतलब हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब कितना समय लग रहा है, वो हमसे टाइम पूछ रहा है। फॉर अ करंट ऑफ, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1.5 एम्पियर का 1.5 एम्पियर यानी करंट दिया हुआ है इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर करंट हमें दिया हुआ है, हैज़ टू बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1 ग्राम। अगर हम 1.5 एम्पियर का जो मास डिपॉजिट इलेक्ट्रो करंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो मास डिपॉजिट हो रहा है एम कितना हो रहा है, 1 ग्राम मास जो है वो डिपॉजिट हो रहा है एल्यूमिनियम का। और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Al। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा स्टोइकोमेट्रिक हमें कैलकुलेशन जैसे इसमें करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन है, चाहे ये रिएक्शन हो, चाहे जिंक की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, चाहे निकल की भी हो, तो हमें सिर्फ पहले ये देखना है कि उस पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतना ही फैराडे क्या होगा, उस पर चार्ज होगा। तो हमें उसका टोटल चार्ज देखना है। तो यहाँ हम देखेंगे चार्ज ऑन द 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना चार्ज उस पर एल्यूमिनियम पर प्रेजेंट है। तो चार्ज ऑन Al प्लस 3 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 फैराडे। 3 इंटू 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से इतना चार्ज जो है इसमें क्रिएट हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम हम निकाल सकते हैं। एक रिलेशन है चार्ज Q इज इक्वल टू IT से निकाल सकते हैं। तो Q हमको पता है, I हमको पता है, लेकिन कितना जो Q इज इक्वल टू IT मतलब टोटल चार्ज हम इसमें निकालेंगे, तो 1 ग्राम, ये तो हमें चार्ज कितने से मिला हुआ है कि 3 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 1 ग्राम डिपॉजिट होने में टोटल कितना चार्ज लगा होगा। ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा।
ये तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और हमें निकालना है 1 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना टोटल चार्ज उसको मिला है या उसको अप्लाई किया गया है। तो उस चार्ज से फिर Q इजिकल टू IT फॉर्मूला लगा करके हम T निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कितना, देखो ये एल्यूमिनियम का जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना होता है 27। एटॉमिक मास इसका 27 होता है। तो एल्यूमिनियम के 27 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3 फैराडे की, यानी इतनी की ज़रूरत है। तो 1 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम of aluminium requires charge is equal to 3 into 96500। ये इतना चार्ज है क्योंकि यहाँ पर ये एक आयन से इतना चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो कितने ग्राम से वो पूछ रहा है, 1 ग्राम से। तो डिकम्पोजिशन of 1 gram of aluminium requires charge कितना होगा, 3 इंटू 96500 अपॉन 27, यानी 10722.2 कूलम चार्ज जो है वो टोटल चार्ज यहाँ पर अप्लाई किया गया है। टोटल चार्ज हमको पता चल गया है, यानी Q की वैल्यू पता चल गई है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं Q इज इक्वल टू I T, देन T इज इक्वल टू Q अपॉन I। Q हमने निकाला 10722.2 अपॉन I गिवन है हमारा 1.5 इज इक्वल टू 7148 सेकेंड आंसर। तो इतना टाइम जो है वो हमारा लग रहा है, यानी अगर हम 10,722 कूलम का चार्ज 7,148 सेकेंड्स तक अगर अप्लाई करें तो कितना मास एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम मास जो है एल्यूमिनियम उस पर डिपॉजिट हो रहा है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर इफ़ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स। यानी आई वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। 2 आवर्स इंटू 2 आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सेकंड में ही लेना है। तो क्या हमारा होगा, 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, क्या पूछा है हमें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक मेटालिक वायर में जो है फ्लो होंगे अगर हमारा 0.5 एम्पियर का करंट जो है 2 घंटे तक अप्लाई किया जाता है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, N इज इक्वल टू Q अपॉन E निकालने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू I T। I हमारा 0.5 और T है हमारा 2 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 कूलम का टोटल चार्ज हमारा निकल के आ गया है। अब हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू
the wire on passing a charge of 96500 coulomb is 6.022 into 10 to power 23। नंबर ऑफ मोल्स है क्योंकि एक मोल है और एक फैराडे एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1 फेराड -1, यानी एक फैराडे का उस पर चार्ज है और उस पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस समय 6, कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो एक फैराडे चार्ज कितने नंबर्स के लिए रिक्वायर्ड है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through the wire on passing, टोटल चार्ज हमारा कितना था, इतने एक फैराडे से हमारा इतना आ रहा है, तो हमारा जो टोटल चार्ज निकल के आया हुआ है 3600 कूलम्ब से कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3600 अपॉन 96500 कूलम्ब, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 2.246 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होंगे अगर हम 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो 2 घंटे के लिए उस पर अप्लाई करें।